हमें जो अगला स्टेप था वो मैंने आपको नंबर 2 के नीचे लिखा था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर मैं आपको थोड़ा इसकी इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। मैं स्लाइड्स में दिखाता हूँ किधर है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये रहा, ये देखिए, ये आपको स्लाइड देख रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की। तो मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या, सबसे पहले इंटरवल और जो आपने एस्टिमेट किया है बीटा बीटा वन का थ्रू अ वैल्यू ऑफ b1, यानी b1 आपने कहा कि b1 इज एन एस्टिमेट ऑफ बीटा वन। बीटा वन इज ट्रू वैल्यू बट अननोन। ये ट्रू पर है बीटा वन, बट इट इज अननोन, बट बी नॉट इज एन एस्टिमेट। अब ये उसका एस्टिमेट है, एग्जाम्पल से आया, और हमने इसकी बेस पर अभी बीटा वन को टेस्ट भी किया थोड़ी देर पहले। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ का, यार मुझे एस्टीमेट बताओ, तो एस्टीमेट देने के किसी को दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप एक वैल्यू उसको बता दो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे स्टैट में, आप एस्टीमेट लगाएंगे। तो आप कहते हैं जी ओके, एवरेज मार्क्स का एस्टीमेट लगाना है क्लास की, आप कहें जी ओके 40 आ जाएंगे, 40 एवरेज होगी हमारी क्लास की सपोज। अब जो आपने 40 मुझे नंबर दिया ना, दिस इज अ पॉइंट एस्टीमेट। ये पॉइंट एस्टीमेट है। पॉइंट का मतलब कि दिस इज अ सिंगल वैल्यू, दिस इज नॉट एन इंटरवल, दिस इज अ सिंगल वैल्यू। अब अगर कहूँ कि ये देखें ना, पॉइंट एस्टीमेट में तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एस्टीमेट यानी अगर थोड़ा सा भी 40 से नीचे आया तो एस्टीमेट तो गलत हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब है कि दूसरी सूरत क्या है कि हमें चाहिए है इसका इंटरवल एस्टीमेट हम कर लें। इंटरवल का मतलब ये है कि अगर आप ये कह दें रादर देन जस्ट सेइंग कि जी, तो आप अगर ये कहते हैं मुझे कि जी मार्क्स, एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास विल बी बिटवीन 35 एंड 45। 40 तो कवर हो गया है, लेकिन ये एक इंटरवल एस्टीमेट बन गया। मैंने ब्रैकेट लगा दी है, दो मैंने लिमिट्स लिख दी हैं। एक लिमिट उसकी लोअर लिमिट होगी और दूसरी लिमिट उसकी अपर लिमिट होगी। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब मैं कहने की कर रहा हूँ कि जो भी क्लास के एवरेज मार्क्स हैं वो इन दो लिमिट्स के बीच में रहेंगे, यानी इट कैन बी 37, कैन बी 43 और इवन कैन बी 40। तो इसका मतलब है कि एस्टीमेट इज अ सेफ एस्टीमेट एज कम्पेयर टू पॉइंट एस्टीमेट के जी, उसमें तो हमारे पास स्टिक हो जाते हैं एक वैल्यू पर। तो हम जो हमारे पास वैल्यू होती है पॉइंट एस्टीमेट की, उसी की बेस पर वी कैन क्रिएट एन इंटरवल एस्टीमेट। और याद रखें कि जो भी मैं एस्टीमेट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पॉइंट है चाहे वो इंटरवल है, वो है बीटा वन का एस्टीमेट। तो इसलिए तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा वन, कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस साथ जब मैंने वर्ड यूज किया, तो हम इसी को थोड़ा सा समझने के लिए कि व्हाट इज कॉन्फिडेंस, तो मैंने अगर ये कहा कि 35 टू 45 का इंटरवल दिया है और उसके अंदर आपके एवरेज मार्क्स होंगे, तो मैं अगर ये क्वेश्चन कर दूं, हाउ श्योर आर यू, कितने आप कॉन्फिडेंट हैं कि यही इंटरवल होगा, to say like I I am 95% sure that the average marks of the class is fall between this interval 35 to 45। इसका मतलब है आपने साथ उसके एक कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट यानी प्रोबेबिलिटी अटैच कर दी है कि जी मैं 95% श्योर हूँ। इसका मतलब है कि जो आपने अभी इंटरवल दिया है, इसके गलत होने के चांसेस क्या हैं, यानी ऐसा कितने परसेंट चांसेस हैं इसके कि क्लास के एवरेज मार्क्स 35 से नीचे होंगे या 45 से ऊपर निकल जाएंगे, वो कितने परसेंट चांस है, तो उसके फिर 5% चांस है। तो 5% हुए वो चांसेस कि आपका इंटरवल वैल्यू बाहर निकलेगी, और 95% हुए उसके चांसेस कि आपके इंटरवल के अंदर वो वैल्यू रहेगी। कौन सी वैल्यू? बीटा वन की ट्रू वैल्यू। तो मैंने अब आपको पूरा ये एक्सप्लेन कर दिया चीज एक एग्जांपल के साथ कि होता क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होती है। अब उसको हमने फाइंड कैसे करना है, तो ये रहा उसका फार्मूला। इसमें कोई नई कैलकुलेशन नहीं है, ऑलरेडी जो आपने कैलकुलेशन की है वो सारी यहाँ पे प्लेस करके आपके पास ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। अच्छा, इट इज ऑलवेज अ टू टेल, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो जब दो लिमिट्स हमने निकालनी है, तो इसमें जो टेबल वैल्यू हम देखेंगे, अब आप इससे वाकफ हैं, टी अल्फा बाय टू एन माइनस टू, यानी जो भी आपके पास अल्फा होगा उसको आप अल्फा पे टू पर डिवाइड कर लेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से उसकी वैल्यू देख लेंगे। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी वन भी निकला हुआ है, फिर हमारे पास बी वन भी है ऑलरेडी जो हमने चीज़ें, तो बाकी चीज़ें नीचे मैंने कुछ एक्सप्लेन कर दी हैं, कुछ स्लाइड में भी की हुई हैं। तो प्लस माइनस का साइन है, प्लस माइनस का मतलब है एक दफ़ा हम ये पूरी चीज़ प्लस कर देंगे बी वन में, इतनी चीज़, ये वाला पूरा,
और एक दफ़ा हम इसको माइनस कर देंगे B1 में से। तो माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आएगी उस इंटरवल की। अच्छा, प्लस कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो उस इंटरवल की अपर, और दो लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस तरह करके हमारे पास आंसर उसके आ जाएंगे। सपोज आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट, अब थोड़ा सा मैं इसको, किधर गया खाली पेज आपको जहाँ पे हम पहले कर रहे थे, हियर, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। एंड आई जस्ट वांटेड टू फाइंड, अब फिर आपने कहना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ले जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की जब भी मैं बात करूंगा, इसका मतलब है कि 5% आप फिर उसका कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट उसका हो गया 95, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसका हो गया फिर 5%, क्योंकि बाकी जो एरर के चांसेस हैं इसमें आपकी स्टेटमेंट में वो तो 5% है। तो इसका मतलब है अल्फा मैंने ड्राइव कर लिया, दैट इज 5%। ठीक है, और अब अल्फा 5% इसका मतलब है कि अल्फा बाय 2 भी तो करना है, क्योंकि ये इंटरवल है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसमें हमेशा अल्फा बाय 2 से चलेगा काम। तो अल्फा बाय 2 मैंने जब किया तो 0.05 को मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया, आई गॉट 0.025, क्योंकि मुझे टेबल वैल्यू चाहिए। और साथ ही साथ मुझे n-2 इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो जिस क्वेश्चन में भी आप होंगे तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आप निकालेंगे n-2, इन दिस केस इट इज 4। अच्छा, मुझे ये दो वैल्यू चाहिए, 4 एंड 0.025, तो आई विल गेट द टेबल वैल्यू, और टेबल वैल्यू कैसे, इट विल बी t अल्फा बाय 2 इनटू n-2। ये, अब इसमें मुझे टी टेबल मेरे पास है ऑलरेडी अवेलेबल, तो ये मैंने वैल्यू ऑलरेडी देखी भी हुई है, लेकिन दोबारा से चलें, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। तो अगर वो 5% है अल्फा, तो इसका मतलब है उसको 2 पे डिवाइड किया, 0.025 वाला कॉलम मेरा बन गया, और 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दिस इज द कॉलम 0.02, ये, और मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसका मतलब ये वैल्यू है, हमने लास्ट वीक भी की थी 2.776, तो 2.776, तो ये मेरे पास रही टेबल वैल्यू 2.776। ठीक है, टेबल वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला अपने पिछली स्लाइड में भी, मैंने स्लाइड में दिखाया था आपको, B1, तो मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, ये रहा। सो इट इज B1 प्लस माइनस T अल्फा बाय 2 with n-2 degree of freedom and standard error of, अब B1, ये, अब स्टैंडर्ड एरर हुआ है, B1 भी निकला हुआ है, टेबल वैल्यू भी निकली हुई है, तो मैं अगर यहाँ पे सारी वैल्यूज को प्लेस कर दूं, बस यहाँ कुछ, ये 1.46 है, ये आपने पहले एस्टिमेट किया हुआ, प्लस माइनस, और टी टेबल वैल्यू है 2.776, और ये मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1 भी 0.364 आपने निकाला हुआ, 0.364, जब आपने बीटा 1 को टेस्ट किया था तब निकला है। तो हम इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसको एक बार हम 1.46 में ऐड कर देंगे, एक बार हम उसमें माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दिस इज 0.448। ये लोअर लिमिट बन गई है उसकी इंटरवल की, कॉमा डाल के मैं अपर लिमिट लिख दूंगा 2.469, ये, वी गॉट द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। अब हम इसको इंटरप्रेट, जो मैंने पहले आपको सारा सीन बताया था कि वी आर 95%, अब मैं इसको इंटरप्रेट करने लगा हूँ, वी आर 95% sure that this interval, अब कौन सा इंटरवल, जो ऊपर लिखा है मैं उसकी बात ही कर रहा हूँ, this interval contains, this interval will contain this interval will contain the true value
contain the true value of जो भी ट्रू नंबर होगा बीटा वन, अब वो मैं कह रहा हूँ कि वो इस इंटरवल के अंदर अंदर वैल्यू होगी 0.448 के और 2.469 के, यानी ये इंटरवल जो है it defines beta 1 now. This is the interval estimate of beta 1. Beta 1 cannot be greater than this number and cannot be less than this number. और जो मैं अभी स्टेटमेंट ये कह आंसर कितने हैं 95%। तो अगर इसी तरह मैं जाके किसी भी क्वेश्चन में 99% पर भी निकालना चाहूँ तो मेरे पास अल्फा चेंज होगा, बाकी प्रोसीजर सेम है, फॉर्मूला सेम है, एंड सेम वे वी कैन गेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा 1। जो भी हम अल्फा चेंज करेंगे उस हिसाब से हमारे पास नई कैलकुलेशन बन जाएगी। एंड सिमिलरली जैसे बीटा 1 का है, सिमिलरली कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा नॉट। लाइक लुक, सिर्फ जहां पर B1 लिखा था B0 कर दिया, ये देखें B1 की जगह पे B0 रिप्लेस कर दें तो यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ बीटा नॉट। तो ये है स्टोरी। अच्छा, उसके बाद ये मैं ये देखें ना, जितना हमने कॉन्फिडेंस निकालना है तो टोटल 100% है ना, अगर हम 95% कॉन्फिडेंट है तो बाकी अल्फा है। ये जब कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करेंगे तो जितना आप कॉन्फिडेंट है, अगर मैं कहता हूँ 99% मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ये निकालना है कॉन्फिडेंस इंटरवल CI जी सर। पर कॉन्फिडेंट, इसका मतलब है अल्फा विल बी 0.01। अब इसको 2 पर डिवाइड भी हमने करना है। ये अगर आप इसको ये इस ग्राफ से लिंक कर लें तो आपको याद भी रहेगा और समझना भी आसान होगा। दिस इज द टू टेल ग्राफ। अगर आपके पास देखें सर जो अंदर चीज बचती है, 1 मिनट वेट कर लें बच्चे, जो अंदर चीज बचती है दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी अगर वो 9.99 है, इसका मतलब है ये वाली वैल्यूज जो हैं ये टेबल वैल्यूज हैं फॉर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी ये जो टू टेल का कॉन्सेप्ट है ये एग्जैक्टली मैच करता है आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ। जी, अब देखिए इसको 1% लिया, इसका मतलब है कि मेरे पास जो कॉन्फिडेंस है वो 99% है। जी, टेस्टिंग ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। अच्छा, वी यूज द टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर दिस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, हम उसे कहते हैं अनोवा। अनोवा स्टैंड्स ऑफ वेरिएंस। अच्छा, अनोवा इज बेसिकली, ये आप आगे बड़ा यूज़ करेंगे इसको इस पूरे कोर्स के अंदर। फिलहाल इसको इतना आप समझें कि AN स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वर्ड एनालिसिस, और O जो है वो ऑफ, और VA इज फॉर वेरिएंस। सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसका मतलब है कि कोई आपके डाटा के अंदर जो वेरिएशन आ रही है, ये जो O है दिस इज फॉर ऑफ, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अच्छा, इसका मतलब है जो आपके डाटा के अंदर वेरिएशंस आ रही हैं ये उसकी स्टडी है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और इट इज़ बेसिकली पार्टीशन ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर, यानी अनोवा के अंदर आप क्या करेंगे, हमारे पास एक टोटल सम ऑफ स्क्वायर होगा। ये कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ आपको। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स हो गए। अच्छा, हम इसको पार्टीशन करेंगे दो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। अब जो भी आपका मॉडल रिग्रेशन में, तो मैं उसी तक रहूँगा, जो भी आपका मॉडल होगा, एक आप कोशिश करेंगे कि हमारे पास मॉडल का सम ऑफ स्क्वायर निकल आए। मैं सम ऑफ स्क्वायर को SS लिख रहा हूँ। और दूसरा जो आपके पास होगा दैट विल बी रेजिड्यूअल और एरर। अब आपने मॉडल जब स्टार्ट में लिखा था तो वहाँ पर आपने एक एप्सिलॉन की टर्म लिखी थी, उसको मैं रेजिड्यूअल सम ऑफ स्क्वायर, या हम इसको और वी कॉल इट एरर सम ऑफ स्क्वायर, एरर सम ऑफ स्क्वायर। सो हमारे पास एक टोटल सम ऑफ स्क्वायर है जिसको हम पार्टीशन करेंगे टू डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, और एक कंपोनेंट को हम कहते हैं मॉडल सम ऑफ स्क्वायर, और एक कंपोनेंट को हम कहते हैं जी के वो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है, या हमारे पास वो एरर सम ऑफ स्क्वायर है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है उसको हम यूजुअली
write it as TSS. TSS stands for total sum of square, and this is equal to sum of small y square. अच्छा, ये sum of small y square, now this is equal, अब ये हमने जो डाटा था आपके पास टेबल जहाँ पर आपने कैलकुलेशंस करी हैं उधर ये वैल्यू पड़ी होगी सम ऑफ वाई स्क्वायर। ये देखिए, अगर आपने आपने जो स्टार्ट पर हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की थी, दिस इज दैट वैल्यू 4150, दिस कॉलम 4150। सो ये तो हमारे पास है 4150। तो इसका मतलब है कि अब 4150 इसी की पार्टीशन होने जा रही है, दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में होएगी। तो अगर आपने वो स्टार्ट में मॉडल भी लिखा था, अगर मैं वो मॉडल अब यहाँ पे लिख लूँ, ये देखिए जरा, y इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स और प्लस एरर, यानी ये जो y है, जो y के अंदर वेरिएशन है वो है 4150। अब इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है। वन कंपोनेंट इज मॉडल कंपोनेंट, ये इतना मॉडल का है, ये मॉडल, and the other component is residual. So this 4150 will be uh, uh, decomposed in two components, model and residual. अब इसमें मॉडल में जब जाना है तो मॉडल का भी वो इसका फॉर्मूला है जिससे वो निकल आएगा कि मॉडल सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है। मॉडल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू b1 इनटू सम ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल y। अब आपके पास भी मौजूद है, b1 है 1.5 तो अगर मैंने मॉडल सम ऑफ स्क्वायर निकालना है यहाँ पर तो उसका फार्मूला पर मैंने लिखा है मॉडल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू b1 क्या है 1.46 आपने लिया हुआ है, यानी निकाला हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स वाई। अब सम ऑफ एक्स वाई भी आपके पास डेटा टेबल के अंदर ही, दिस इज सम ऑफ एक्स वाई 2278। अब इसमें नई कैलकुलेशन सिर्फ इतनी है कि आपको नंबर्स प्रॉपर जगह से उठा के और उनको फार्मूलाज में प्लग इन करना है और सॉल्व करना है, ये उसमें नई कैलकुलेशन है। तो मॉडल सम ऑफ स्क्वायर में 1.46 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2278 के साथ में, ये ब्रैकेट का साइन भी अगर ब्रैकेट भी लगा दें इसका मतलब तो मैंने जब इसको सॉल्व किया 1.46 इंटू 2278, मेरे पास जो आंसर है वहां से लेता हूँ 3322.2 3322.2। तो ये बन गया मेरे पास मॉडल, यानी इसको मैंने अगर सॉल्व कर लिया तो मैं इसका आंसर यहाँ पे भी लिख देता हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इसका आंसर आया है 3322.2। अच्छा, अब टोटल जो है वो मेरे पास 4150 है, उसमें से मॉडल का कंपोनेंट है 3322. तो बाकी जो रेजिडुअल बच गया वो मैं माइनस करके ले लूंगा, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। यानी एक पार्ट मेरे पास ये है y और एक ये दोनों पार्ट, पहले दोनों पार्ट सॉल्व, वन एंड दिस वन, ये दोनों सॉल्व हो गए। अब मुझे चाहिए रेजिडुअल वाला पार्ट ये। अब रेजिडुअल के पार्ट के लिए मैं उस दोनों को माइनस कर लूंगा तो मेरे पास रेजिडुअल बन जाएगा। देखिए रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, तो तीनों सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास निकल आए। रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस मॉडल सम ऑफ स्क्वायर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4150 एंड माइनस जो मॉडल सम ऑफ स्क्वायर है 3322.2। हम इनको दोनों को माइनस कर लें तो विल गेट the residual sum of square and that is equal to 827.8. 827.8, this is residual sum of square। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास बनी हुई, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, मॉडल सम ऑफ स्क्वायर, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, हम इसको एक अनोवा टेबल के अंदर प्लेस कर देंगे और वहां से हम एफ टेस्ट यूज करते हुए अपना वो आखिरी जो स्टेप है वो पूरा कर लेंगे, अनोवा टेबल। तो अनोवा टेबल की मेरे यूजुअली 5 कॉलम होते हैं हमारे पास अनोवा टेबल के। द फर्स्ट कॉलम इज सोर्स ऑफ वेरिएशन, सोर्स ऑफ वेरिएशन।
सोर्स ऑफ वेरिएशन, या आप इसको सिर्फ SOV भी आगे बाद में जाकर लिखेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम राइटिंग इट कम्प्लीटली सोर्स ऑफ वेरिएशन, पहला कॉलम है ये, मैंने पहला कॉलम इस टेबल का बना दिया सोर्स ऑफ वेरिएशन। दूसरा कॉलम है मेरे पास यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अब इसको DF मैंने लिख दिया, स्टैंड्स फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये आपको नोट्स में पूरा पूरा भी लिखा मिल जाएगी हर चीज़ नोट टेबल की। एंड थर्ड कॉलम इज सम ऑफ स्क्वायर, SS, सम ऑफ स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद आते हैं फिर मीन स्क्वायर्स। मीन स्क्वायर्स, MS स्टैंड्स फॉर मीन स्क्वायर। 4 कॉलम हो गए। एंड द फाइनली इज द F, जो हमने कैलकुलेट करनी होती है, F की जो हमारे पास कैलकुलेट की हुई वैल्यूज आएंगी वो यहाँ से आएंगी। टेबल वैल्यू हम F की F टेबल से देखेंगे, वो मैंने आपको दिया हुआ है नोट्स के अंदर, मैंने भेज दिया, तो आपको दिखा देता हूँ। ये रहा जी टेबल जिसको हम अभी फिल करने वाले हैं। तो सोर्स कौन कौन से थे इसके अंदर, इस टेबल में अभी मैंने सिर्फ स्केच किया है। द सोर्स इज द मॉडल। अब कई दफा यहाँ लिख लेंगे आप, क्योंकि ये रिग्रेशन मॉडल है तो कई दफा आप रिग्रेशन भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कई दफा स्लाइड्स में अगर यहाँ पर रिग्रेशन आ जाए तो इट मीन्स दैट इज रिग्रेशन मॉडल। और दूसरा रेजिड्यूअल या एरर, वो मैंने पहले बताया कि दोनों ही यहाँ पर वर्ड आ सकते हैं, रेजिड्यूअल और एरर। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे रेजिड्यूअल लिख रहा हूँ। अच्छा, अब इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की रही बात, तो ये पीछे टोटल आ गया, तो इसका टोटल इज डीकम्पोज्ड इनटू 2 सोर्सेज। तो मैंने पहले कॉलम में रेड कलर से अभी तमाम सोर्सेज ही लिखे हैं। सोर्सेज में मैंने मॉडल लिखा, रेजिड्यूअल लिखा और मैंने टोटल लिखा। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे टोटल, तो मेरे पास n जो है इस क्वेश्चन में n इज 6। तो टोटल की डिग्री फ्रीडम हमेशा याद रखें n-6। पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा इसका n-1, उसके बाद मैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कैलकुलेट होके आएगी वो लिख दूंगा। यानी अगर मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे फिक्स करूँ, थोड़ी जगह है कम, लेट मी राइट इट, n-1, और n-1 को जब मैंने सॉल्व किया इस क्वेश्चन के लिए तो 6-1 इज इक्वल टू 5। तो बेसिक टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर दिस क्वेश्चन इज 5। और सिमिलरली मॉडल में क्या होता है मेरे पास k-1, तो k है नंबर ऑफ पैरामीटर्स मॉडल के कितने हैं, एंड दैट इज -1। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आएगा 1। तो k यानी k स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ पैरामीटर, और मैंने ये स्टार्ट में बताया था आपको कि इस मॉडल में 2 ही तो पैरामीटर हैं, बीटा नॉट एंड बीटा 1। अच्छा, रह गया रेजिड्यूअल की डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसमें होता है हमारे पास n-k, और n क्या है मेरे पास 6 और k क्या है 2। 6 - 2 इज इक्वल टू 4। तो ये मैंने अभी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की हैं, डिग्री फॉर टोटल, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मॉडल, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रेजिडुअल। अच्छा, जब तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, अगले आया सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर में कई चीजें आप कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी आपके पास टोटल, यानी तीनों सम ऑफ स्क्वायर ऊपर पड़े हुए हैं, देखें। टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज 4150, तो आप टोटल की जगह पे 4150, एंड मॉडल का सम ऑफ स्क्वायर भी आप निकाल चुके हैं, दैट इज 3322.2, 3322.2, एंड सिमिलरली रेजिडुअल का सम ऑफ स्क्वायर n-k इज इक्वल टू 4। तो इस यानी डिग्री फ्रीडम इसकी n-k थी। अब इसका बस 827.8, 827.8। अच्छा, इन्हीं सम ऑफ स्क्वायर को अगर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते हैं ना, तो हमारे पास बनता है मीन स्क्वायर्स। सो मीन स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये अगर मैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 1 मॉडल की, तो अगर मैं इसको 1 पे डिवाइड करूंगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस विल रिमेन एज सेम 3322.2। लेकिन जब मैं 827.8 जो है मेरे पास, अगर मैं इसको 4 पे डिवाइड करूंगा तो इसमें जो हमारे पास मीन स्क्वायर रेजिडुअल या मीन स्क्वायर एरर का,
दैट इज, जब 4 पर डिवाइड करूंगा 206.95, यही इसका और 206.95, लेट मी चेक इट, 206.95 ठीक हो गया। अच्छा, उसमें हमारे पास आ गया एफ और आखिरी पर डालने लगा उस टेबल की, इसके बाद ये टेबल कंप्लीट है। अच्छा, एफ का जो फॉर्मूला है अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर ये मेरे पास एफ जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मीन स्क्वायर मॉडल, ये उसका फॉर्मूला है, मीन स्क्वायर मॉडल डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर रेजिडुअल। मीन स्क्वायर रेजिडुअल, अब मीन स्क्वायर मॉडल भी निकला हुआ है और मीन स्क्वायर रेजिडुअल भी निकला हुआ है, तो मुझे ये दोनों नंबर को डिवाइड करना है। 3322.2 डिवाइडेड बाय 206.95, द आंसर इज 16.05। तो हमें एफ जो वैल्यू है दैट इज नीडेड फॉर द मॉडल ओनली, ये मॉडल की वैल्यू हमने निकालनी है, दैट इज 16.05, 16.05। दिस इज द एफ वैल्यू फॉर मॉडल, और मॉडल के लिए निकलनी है, अगले के लिए नहीं चाहिए। तो अब क्या करना है, उसके बाद ये टेबल है मेरा पूरा। अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास इस टेबल को, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का जो मॉडल है उसको हम जज कैसे करते हैं कि क्या मॉडल जो है वो हमारा सिग्निफिकेंट है। हमारा पर्पज तो ये था, यहाँ से हम चले थे। हम यहाँ पे करेंगे, वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब इसमें सिर्फ एक ही डिसीजन रूल है, इफ जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करा है एफ का, इफ दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन एफ एट अल्फा, और एफ 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 में मैंने पहले भी कहा कि एक ही डिसीजन रूल है, इसका मतलब है कि कोई यहाँ पे अल्फा बाय 2 वगैरह नहीं करना हमने, जस्ट वी विल सी द टेबल वैल्यू ऑफ एफ एट अल्फा, कोई भी अल्फा जो गिवन होगा आपको, लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन इट इज 0.05। सो और उसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं एफ की। अभी ये थोड़ी सी चीज, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है एफ की। नंबर 1 जो पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज फॉर मॉडल, ये तो इसको मैं लिख दूंगा V1, V1 इन दिस क्वेश्चन इज 1। और दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मैं उसका कलर चेंज कर लेता हूँ, दिस इज V2 रेजिडुअल वाली, मैं उसको उसी कलर से यहाँ पे लिख दूंगा V2। तो इसका मतलब है कि एफ टेबल को देखने के लिए 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए। द वन इज DF1, उसको V1 कह दिया मैंने, दूसरी को V2 कह दिया। अब यहाँ पर हम टेबल देखेंगे अभी एफ का, तो मैंने आपको दिया भी हुआ है वैसे टेबल, लेट मी जस्ट शो यू द टेबल ऑफ एफ। ये रहा जी एफ टेबल, ये टेबल है ये, सॉरी। अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ पे वही टेबल खोल देता हूँ जो आपको दिए हुए हैं, एफ टेबल। अच्छा, एफ टेबल जो है इसमें एक पेज पर एक ही अल्फा के लिए होता है ये, ठीक है। ये 5% है, इसका मतलब है ये जो आपको टेबल मैंने दिया है दिस इज ओनली फॉर 5%। अगर 10% के लिए ये टेबल चाहिए तो आप नेट से ले लें, 1% के लिए, 10% के लिए एफ का टेबल मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ वैल्यू इसकी कैसे देखनी है वो देख लें। तो 5% पर एक मेरे पास है V1, एक मेरे पास है V2। अच्छा, V1 हमारे क्वेश्चन में अभी हमने देखा था कि V1 इज 1 और V2 इज 4। तो हमारी टेबल वैल्यू है ये 4 और ये 1 के अकॉर्डिंगली ये बनती है 7.709। तो अगर हम वापस चले जाएं यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि रिजेक्ट हम कब करेंगे, जब मेरे पास एफ जो वैल्यू कैलकुलेट मैंने की है अगर वो ग्रेटर होगी 7.09। तो अब जो वैल्यू आपने यानी कैलकुलेट की है वो तो ये है 16.05, नेचुरली ये तो 7.709 से बड़ी है। सो देयरफॉर वी रिजेक्ट एच नॉट। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ऊपर कहीं मैंने लिखा है या नहीं, नहीं लिखा है, हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है, जिसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो होता क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, रिजेक्ट एच नॉट एंड, अच्छा और कितने पे किया है वो भी बड़ा जरूरी होता है उसके डिसीजन रूल के अंदर। रिजेक्ट एच नॉट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि 5% हमने अल्फा के ऊपर, 5% लेवल सिग्निफिकेंस।
अच्छा, and conclude that the model is, इसकी प्रॉपर वर्डिंग आपको स्लाइड में मिल जाएगी, द मॉडल इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, और इसमें मेरे पास जो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, अगर इसका हाइपोथेसिस लिखा हुआ है, ये देखें, ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे किया हुआ है, बट दिस इज फॉर अनदर क्वेश्चन। और इसमें मेरे पास जो नल हाइपोथेसिस है, फाइन, अभी कहीं मिस हुआ है। ओके, नल हाइपोथेसिस का होता है एनोवा के अंदर, द मॉडल इज नॉट सिग्निफिकेंट, बस, द मॉडल इज नॉट सिग्निफिकेंट। यही हमें टेस्ट करना होता है ना, कि है या नहीं है, और H1 के अंदर होता है सिग्निफिकेंट। इसको आप कहीं ऐड कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में ये मिस है स्लाइड में ना, द मॉडल इज नॉट इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब है कि उसका, यानी मॉडल जो है दैट इज प्लेइंग, जो उसके अंदर एक्स है या एक्सेस आपने शामिल किए हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोडिक्टिंग वाई, वाई को प्रोडिक्ट करने के लिए मॉडल के पैरामीटर्स जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं। देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ये इसका मतलब होता है द मॉडल इज सिग्निफिकेंट। अच्छा, उसके बाद ये इसका नोवा टेबल है और ये सारी इंटरप्रिटेशन भी आपको मिल जाएगी। एंड फाइनली द लास्ट नंबर आर स्क्वायर, मैंने कहा था एडिक्वेसी, ये भी 2 मिनट रहते हैं इस वीडियो कवर होने में, बता देता हूँ उसमें। द लास्ट इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज द एडिक्वेसी ऑफ द मॉडल। अभी आपने वहां पे स्लाइड पे देखा था एडिक्वेसी या एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये मॉडल सम ऑफ स्क्वायर जो आपने निकाला अभी वहां पर, मॉडल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100, ये परसेंटेज टर्म में चला जाता है, अदरवाइज इट इट मीन 0 एंड 1। तो मॉडल सम ऑफ स्क्वायर का मतलब है कि ये समथिंग लाइक 827.8, so 827, sorry, that is not model sum of square। नो सर 332.2 आएगा। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, यहाँ पे आएगा 332.2 और डिवाइडेड बाय जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास रिग्रेशन 4150। तो अगर मैं इसको ऐसे ही डिवाइड करूं, यानी अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करता, तो दिस द आंसर ऑफ दिस इज 0.8005 में, अगर 4 डिजिट तक इसका आंसर ये बनता है। ठीक है, सो आर स्क्वायर का आंसर हमेशा फॉल करेगा 1 एंड 0। वर्स्ट केस है कि आपका मॉडल का बिल्कुल कुछ एक्सप्लेन ही नहीं हुआ ना, वो 0 है। और 1 जो है वो भी एक एक्सट्रीम केस है कि आपका एरर 0 हो गया मॉडल का, राइट, तो 1 हो जाएगा। तो अभी इसका मतलब है कि कम आई है, तो दैट मीन्स अगर मैं इसको परसेंटेज टर्म में बात करूं तो दिस इज, मैं इसको पूरी को, जैसे हम अल्फा को परसेंटेज से परपोर्शन में लिख लेते हैं 0.8005, so if I'm going to multiply this with 100, so r square in percentage term, so this is equal to 80.05%, ये 80.05%। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 80%, 05 चलो वो तो is a small number, 80.05, it means that we have model as 80%। तो हम इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं इस नंबर को, और कैसे हम इसको लिखते हैं आगे, वो देखें ज़रा। अगर आप ये देखें, आर स्क्वायर की वैल्यू जो भी आएगी, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आ सकती है, हम उसको कहते हैं कि जी आपके मॉडल ने, अगर मैं उसको सिंपली स्पीकिंग, द मॉडल हैज एक्सप्लेन्ड, the model has explained 80.05% of the total variability of the total variation
इन वाई, जो आपका वाई होता है। वो ये कह रहा है कि वाई वेरिएबल में जो टोटल वेरिएशन थी उसका 80% जो है वो मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया, एंड द रेस्ट इज ड्यू टू अननोन फैक्टर्स। तो वो कुछ स्लाइड में उसकी हेल्प मिल जाएगी। सो दिस इज बेसिकली आर स्क्वायर इन परसेंटेज टर्म। और अगर परसेंटेज टर्म में बात करेंगे तो आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकती है और मिनिमम 0।